नमस्कार। आज की इंटरव्यू की श्रृंखला जिसमें आपको मार्गदर्शन देने के लिए कि कैसे किसी भी परीक्षा में सफलता की एक बेहतर रणनीति हो, आज के सेशन में हमारे साथ हैं हेमराज जी, जो जूलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़, 22वीं रैंक से चयनित हुए हैं। इससे पहले स्कूल व्याख्याता के रूप में बायोलॉजी विषय में इन्होंने सेवाएं दी हैं। एक अनुभव रहा है राजस्थान में, जयपुर में कोचिंग्स में पढ़ाने का, और आज आपके साथ संपूर्ण एक रणनीति, स्पेशली साइंस के विषयों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि क्या करें सर, कैसे करें। बायोलॉजी और जूलॉजी को लेकर एक बेहतर रणनीति आप लोगों को नहीं मिल पाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं हेमराज जी सर के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि ग्रेड सेकंड के लिए नॉर्मल बेसिक जो बायोलॉजी के प्रश्न आते हैं, चाहे आरपीसी में आते हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में आते हो, या नेट संबंधी आपको प्रिपरेशन करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, इन सब बातों को लेकर हेमराज जी आज हमारे साथ हैं। हेमराज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने एक लंबा सफर तय किया है, आप ग्रेड फर्स्ट में भी रहे हैं और फिलहाल आप असिस्टेंट प्रोफेसर में हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के समय में बहुत बार मेरे पास बच्चों की क्यूरीज आती हैं कि सर हमें जूलॉजी और बायोलॉजी विषय को लेकर स्पेशली एक सही रणनीति नहीं मिल पाती है, और विशेष रूप से हिंदी मीडियम में एक बहुत अच्छा मैटर भी नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आपका जो सफर रहा है यहाँ तक पहुंचने का, इस दौरान क्या आपने कठिनाइयां महसूस की और उसके बाद यहाँ तक आप पहुंचे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताएं, ताकि बच्चों को एक प्रेरणा मिले कि जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें हमारी जिंदगी का एक पार्ट होती हैं, लेकिन ये सही तरीके से और यदि हम एक सही दिशा में मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से हर चीज प्राप्त की जा सकती है। जी सर। सबसे पहले धीर सिंह सर को मेरा प्रणाम। आपके चैनल से जुड़े सभी साथियों को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। सर, बायोलॉजी, जूलॉजी या जो जनरल साइंस है, इससे संबंधित बातें बताने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मैं हेमराज गुर्जर, पिताजी का नाम श्री भंवरलाल गुर्जर, टोंक जिले के उनियारा तहसील के गांव लक्ष्मीपुरा का रहने वाला हूं। पिछले 20 साल से मैं जयपुर में रह रहा हूं। वर्तमान में विमान विहार टोलटेक सांगानेर मेरा घर है। 10वीं की पढ़ाई मैंने मेरे पैतृक गांव लक्ष्मीपुरा, वहां से ही 1 किलोमीटर दूर है, पलाई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाई से पास की है। उसके बाद 10th पास करने के बाद पढ़ने के लिए घर वालों ने जयपुर भेजा। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही है सर। जी सर, जी सर, जयपुर से परिवर्तन आ गया। घर वालों ने ये दिखाया कि हमारे बच्चे में कुछ कैलिबर है, कुछ क्षमताएं हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी या कितना बर्डन आया होगा, वो सब साइड में रखकर उन्होंने मेरे को जयपुर पढ़ने के लिए भेजा। 12th मैंने जयपुर में सोडाला में चौधरी पब्लिक स्कूल है, वहां से पास आउट किया। साइंस विषय में मैं आपको शुरू से बताना चाहता हूँ सर। एक तो ये कंफ्यूजन रहता है 10वीं के स्टूडेंट के कि साइंस लें, मैथ लें, और आसपास के परिवेश में जो लोग हैं वो भी उसमें पूरा योगदान नहीं दे पाते, बल्कि थोड़ा कंफ्यूज और ज्यादा होता है। सही बात। ईमानदारी से मैं कहूँ तो मुझे मैथमेटिक्स लेनी थी। अच्छा अच्छा। जो मेरे से सीनियर है, गाँव में और भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बहुत डराया। अच्छा कि मैथमेटिक्स ये चल नहीं पाएगा, इसमें फेल हो जाएंगे। तो फिर मैं पढ़ने के लिए जयपुर आ गया। जी जी। भैया यहीं रहते हैं जयपुर, तो उनके साथ हम रूम में रहते। नहीं, ये जो आपके मन में था क्या कि मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है, स्कूल लेक्चर बनना है, ये कब से आपके दिमाग में आया? वही बता रहा हूँ। तो फिर 12th में 11th में जब मैंने एडमिशन लिया, तब मैंने इस कंफ्यूजन के चलते आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। अच्छा अच्छा। फिर 1 महीने पढ़ने के बाद सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेनली कि 10th के बच्चे को, 9th के बच्चे को, आजकल फिल्मी माहौल में लोग ऐसा कह देते हैं कि आपके मन में जो आए वो करो, लेकिन सर वहां पर बच्चे को ये पता नहीं होता कि वास्तव में क्या करना है। गाइडेंस की बहुत प्रॉपर जरूरत होती है सर। उसी बच्चे को नहीं सर, एमएससी पास आउट बच्चा भी कई बार कंफ्यूज हो जाता है। सही बात। तो उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने जुलाई पूरा आर्ट्स पढ़ के, और उसके बाद अगस्त में मैंने बायोलॉजी ली। एक सही सज्जन ने मेरे को गाइड किया कि यार गाँव से जयपुर आए हो तो फिर थोड़ा कुछ अच्छा करना चाहिए। मैंने साइंस ली। जीवन में सर अच्छे टीचर्स का बहुत योगदान रहता है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से 11th क्लास में रमेश जी प्रजापत सर थे, उनके पढ़ाने की टेक्निक, बात करने का तरीका, बच्चों के अंदर से जो उनके अंदर कैलिबर है वो कैसे बाहर निकालते हैं, वो उनको अच्छे से पता था। वहीं से ही सब कुछ बदलाव आ गया सर। जो बच्चा गांव से निकल के आया था, उसने स्कूल में भी बहुत बढ़िया रैंक हासिल की। घर वालों को भी ये भरोसा हो गया कि अब ठीक करेगा। वहां से फिर सर महाराजा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा सर कि उस एज में आपके फ्रेंड सर्किल का बहुत बड़ा रोल है सर। और मैं, मेरे दोस्त ईश्वर शर्मा, योगेंद्र शेरा, दीपक चावड़ा, ईश्वर शर्मा भी गृह मंत्रालय में है जी, और दीपक चावड़ा पोस्ट ऑफिस में है, और योगेंद्र शेरा 2018 में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए। ये जो सर्कल बना सर, उससे जीवन में ये फिक्स हो गया कि बहुत सही तरीके से चीजें करनी है जी। कॉलेज से ही जब बीएससी पास आउट हुई तो पहला टारगेट ये था कि डिपार्टमेंट में, एमएससी में एडमिशन लेना और कॉलेज लेक्चरर ही बनना है जी। इसलिए सर 2012 में एमएससी पास होने के बाद भी मैंने बीएड नहीं किया था। सही। फिर कुछ परिस्थितियां और वो सब रही तो मैंने 2015 में बीएड किया, और उसी वैकेंसी में 2017 में मैं स्कूल व्याख्याता जीव विज्ञान के रूप में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विराट सागवाड़ा डूंगरपुर में पोस्ट हुआ जी। इन सभी बातों के अलावा सर मेरे जीवन में पढ़ना और पढ़ाना, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। 2012 से ही मैं
एजुकेशन या टीचिंग फील्ड से अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ, जॉब से पहले भी। फर्स्ट ग्रेड के बैच भी पढ़ाए हैं, सेकंड ग्रेड के भी पढ़ाए हैं। जयपुर से फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब डूंगरपुर चले गए तो यहाँ से थोड़ा कट भी हो गए। उसके बाद सर डूंगरपुर रहे तो वहाँ भी इस वे में नहीं रहे कि यार 2 साल काटने हैं और यहाँ आना है। वहाँ भी जो भी बच्चे मिले, जो भी संस्था से जुड़े, मन से जुड़े, और अभी भी वहाँ के लोगों का बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। जब भी आते हैं मिलते हैं, ये रहा सर। सर जैसे कि बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि बायोलॉजी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपने क्या बेहतर रणनीति को फॉलो किया, और जो बच्चे बायोलॉजी से स्कूल लेक्चर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप खुद बायोलॉजी से रहे हैं, फिलहाल आप असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों विषय रिलेवेंट हैं, तो आपके अकॉर्डिंग स्कूल लेक्चर और कॉलेज लेक्चर दोनों को एक साथ लेके बच्चा क्या चल सकता है, और यदि स्कूल लेक्चर बायोलॉजी की करना चाहता है या वो कॉलेज लेक्चर जूलॉजी से बनना चाहता है, तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति बच्चों के लिए क्या हो सकती है? कौन सी चीज़ों को बच्चे को फॉलो करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, कितनी क्लियरिटी इसमें होनी चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग आज के इस परिवेश में बच्चों को बताएं जो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं? बिल्कुल सर, फर्स्ट ग्रेड के अभी रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जी जी सर। 12th में जब बच्चा बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होते हैं। जी जी और सर मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को यही लगता है कि बायोलॉजी उसका फेवरेट सब्जेक्ट है और उसको बहुत अच्छे से आता है। जी जी मैंने सर बहुत स्टूडेंट को पढ़ाया भी, रिजल्ट भी देखा, जब रिजल्ट में असफल हो जाते हैं उसके बाद भी उनसे बात की, तो मेरा यही एक्सपीरियंस रहा कि सबसे बड़ी गलती यही है सर। अब जब बच्चा 12th में भी ये मानता था कि बायोलॉजी मेरे को बहुत अच्छे से आती है, बीएससी में भी उसने केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ा, बॉटनी और जूलॉजी की इसको तो मैं कर ही लूंगा। सर एमएससी करने के बाद भी आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने वाले बंदे को फर्स्ट पेपर पर फोकस करते हुए देखेंगे, लेकिन बायो में पता नहीं अजीब सा ही कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन जब पेपर में करने जाता है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। जी जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि आपने अगर एक बार पहले एग्जाम दे लिया है और आप असफल हो गए हैं तो आपकी रणनीति बदलने की जरूरत है। और इसके लिए मैं तो ये कहूंगा, बायोलॉजी में मोस्टली जैसे क्लासिफिकेशन सबको टफ लगता है, बार बार पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता, और भी बहुत सारे टॉपिक है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। मेन एनसीईआरटी सर 11th 12th की बहुत शानदार तरीके से कर लें। जी फिर क्या है कि सर मार्केट में जैसे नीट की प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे संस्थान हैं, जी जी वो अपनी बुकलेट बनाते हैं, उनसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। ठीक है इसके बाद सर बीएससी की सीबीएच या आरबीडी इसकी बुक्स आती है, आप अपना सिलेबस देखें और वहां से कंटेंट बना लें। ठीक है फर्स्ट ग्रेड में सर एमएससी लेवल का भी आता है। जी जी मैंने मेरे चैनल पर भी एमएससी लेवल के जितने भी टॉपिक है सर वो करवा रखे हैं। उसमें बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं। क्या नाम चैनल का? कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है और वहां से नहीं करना चाहें सर तो और भी यूट्यूब के सोर्स हाँ, है, सही बात। और पाथफाइंडर एक बुक आती है सर, ठीक है उससे ये एमएससी वाला पार्ट कर सकते हैं। जी ठीक एक महत्वपूर्ण बात यह है सर, इस बार वाले पेपर में ही आरपीएससी ने बीएससी को छुआ है सर, अच्छा अच्छा वरना एनसीईआरटी की डिट्टो कॉपी पेपर में आती है। इस बार वाला जो पेपर था उसमें बीएससी लेवल के और कुछ एमएससी लेवल के भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी पर फोकस करें और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व जरूरी है सर। वो अभ्यास जितना ज्यादा करेंगे उतना बेटर, और उसके लिए जो मॉड्यूल्स हैं कोचिंग्स के वो सफिशिएंट है। और सर एक बात ये भी है कि जैसे मान लो कहीं संस्थान से कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, बच्चा तैयारी में पहले तो लिखता ही रहता है, नोट्स बनाता रहता है, रिवाइज कर ही नहीं पाता, फिर वो जैसे तैसे उसको रिवाइज करता है तो क्वेश्चन सॉल्व सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाता। बेस्ट तरीका ये है सर कि एनसीईआरटी, नीट के अकॉर्डिंग मॉड्यूल, बीएससी की सीबीएच की या आरबीडी जो भी उनको अच्छा लगे लैंग्वेज उसकी बुक्स, जी जी और पाथफाइंडर में से एमएससी लेवल का कंटेंट। अगर वहां नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पर मैंने जो भी एमएससी लेवल का कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रखा है और बहुत अच्छे से मेहनत करके करवा रखा है। उसके बाहर बहुत कम चांसेज है कि बच्चों को कोई तकलीफ होगी। बहुत बढ़िया। इस सफर के साथ आप ग्रेड फर्स्ट को आराम से कर सकते हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे से सर ने बता दिया है कि एनसीईआरटी को बेस्ड बना के चलें, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए या आप नीट के जो मॉड्यूल्स हैं उनको आप मैक्सिमम रिवाइज जितना रिपीटेशन कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। सर जैसे कॉलेज लेक्चर का सफर है जूलॉजी का या बायोलॉजी का मान लीजिए, तो उसमें क्या कहाँ तक क्या बच्चों को क्या करना चाहिए, उसमें क्या डिफरेंस आएगा वहाँ यदि वो करना चाह रहा है तो? बिल्कुल सर आरपी सबसे बड़ी बात तो ये समझनी है कि कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी या बॉटनी, बच्चा नाम सुनते ही फॉरेन राइटर्स की बुक उठाता है। अच्छा अच्छा आरपीएससी ने सर पिछली बार भी और इस बार भी बहुत प्रयास किए, लेकिन उस लेवल का नेट लेवल का क्वेश्चन पेपर वो नहीं बना पाई। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है सर। अगर आप देखेंगे भी सर तो जो सेलेक्ट हुए हैं बंदे उसमें वो लोग ज्यादा है जो पीएचडी नहीं कर रहे हैं, रिसर्च वर्क नहीं कर रहे हैं, अच्छा, मतलब जो डीप में नहीं जा रहे हैं, और जो एनसीईआरटी और उस पर फोकस रख के और अपना एग्जाम आराम से क्रैक कर लेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो कॉलेज लेक्चरर में ये ध्यान, आरपीएससी के पुराने पेपर, और अगर आप इसको जो कॉलेज व्याख्याता है उसका भी करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, तो भी पुराने पेपर जरूर देखें 2 साल के, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि करना क्या है। सही बात। और भी स्टेट पीएससी है उनका देख लें सर। एक और एग्जाम है एसीएफ, उसमें भी सब्जेक्ट वाइज पेपर होते हैं, जैसे जूलॉजी का अलग, बॉटनी का अलग, वहां से पुराने पेपर निकालें, उनको अच्छे से देखें। और कंटेंट के लिए मैं आपको इसके लिए भी वही प्रेफर करूंगा कि मैंने आपको सेम चीज, उसके बाहर कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जा सकता है। कंटेंट में ज़्यादा कोई डिफरेंस सर ने बताया नहीं है, वही चीज़ों को आपको प्रीफर करना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जितने ज़्यादा ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे उतने ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे, याद रखना। और बहुत डीपली कॉलेज लेक्चर में आपको नहीं जाना है, आप ऊपरी लेवल पे भी पढ़ते हैं तो आपका हो सकता है। बड़ी बात यह है चाहे स्कूल लेक्चर हो चाहे कॉलेज लेक्चर हो, उसमें आपका जो जीके वाला पार्ट है, जैसे कॉलेज लेक्चर में 3rd पेपर है, उसको थोड़ा सा ढंग से तैयार करें। और स्कूल लेक्चर में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो चीज़ें ह्यूमैनिटीज वाले विषय हैं वो साइंस वाले बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनको थोड़ी सी यदि प्राथमिकता से आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से चाहे बायो में हो, चाहे जूलॉजी में हो, चाहे बॉटनी में हो, चाहे स्कूल लेक्चर से कॉलेज लेक्चर तक का सफर बड़ा आसान हो जाता है। एक सवाल
और आता है सर, कई बार बच्चे पूछते हैं, जैसे ग्रेड फर्स्ट में साइंस के जनरल पेपर में 4 से 5 प्रश्न आते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की जितनी परीक्षाएं होती हैं वहाँ जनरल साइंस के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो एक नॉर्मली उन बच्चों के लिहाज से भी आपको ऐसी चीजें बताने चाहोगे कि साइंस के जो प्रश्न आते हैं बच्चों के गलत नहीं हो, यद्यपि आप इसके ऊपर एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं, आपने रिटकेस में भी एक बहुत अच्छी बुकलेट निकाली थी अपने अपनी पब्लिकेशन से, और आप इस पर भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जितने भी जनरल साइंस के पेपर आते हैं उनके ऊपर भी आप एक बुकलेट तैयार कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों को क्या सलाह रहेगी कि उस पार्ट को कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है सर कि जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इस लेवल के पूछे जा रहे हैं कि केवल एक सिंपल टॉपिक पढ़ा के और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी जी, ये चीज़ मैं बहुत समय से फेस कर रहा हूँ, और कई बार जनरल साइंस में मैंने राजस्थान पुलिस और रीट L1 के बच्चों को, L2 में तो फिर भी स्पेशलाइजेशन आ जाता है, LDC इनकी भी क्लास ली है साइंस जी की। जी, जी जो भी बच्चों की समस्या रही उसको ध्यान में रखकर अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो या RPSC जी, इनके लिए जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है जी, एक सिंगल बुक में बहुत शानदार तरीके से और जल्दी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आर्ट्स वाला बंदा भी अच्छी तरीके से समझ पाएगा। मेन दिक्कत यही रहती है सर, शॉर्ट में पढ़ाने के चक्कर में टीचर्स ऊपर ऊपर की बातें बता देते हैं, लेकिन अब आर्ट्स वाले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये चीजें उसने सुनी नहीं। अब वो कह के चले जाते हैं कि प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, अब उसको नाभिक ही नहीं पता है। तो इन सारी चीजों को बहुत शानदार तरीके से कंपाइल करके और अवनी पब्लिकेशन पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, और अधीनस्थ सेवा बोर्ड हो या RPSC हो या और कोई भी SSC का भी जनरल साइंस हो, मैं पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ सर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ और उससे बहुत शानदार रिजल्ट रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। एक अंतिम रूप से मैं सवाल पूछूंगा सर, आज का बच्चा बड़ा कंफ्यूज्ड बहुत रहता है, चाहे वो साइंस का बच्चा है चाहे ह्यूमैनिटीज का बच्चा है। आज के इस दौर में बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा है। आपके कोडिंग आज के इस प्रतियोगिता के इस उथल पुथल के दौर में, निराशा के इस दौर में, आपके कोडिंग क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए बच्चे की, ताकि वो अनावश्यक चीजों में उलझे हुए बिना आपकी तरह एक सीधा सही दिशा में चल पाके और सिलेक्शन ले पाए? इसके लिए अंतिम रूप से आज के इस दौर के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर अभी थोड़े दिनों पहले L1 का रिजल्ट आया सर। जी जी, सफल जो भी अभ्यर्थी हुए हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। थैंक यू। लेकिन जो असफल हुए हैं सर, उनको आज क्या सोचना है उनका, ये उनकी आगे की सफलता डिसाइड सही करेगा। बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि असफल होने के बाद, देखो सर, डायरेक्ट सफलता तो ना तो मेरे को मिली है, किसी को नहीं मिली है। एक असफलता के बाद आपका आगे क्या स्टैंड रहता है, उसमें उस दिन आपका क्या डिटर्मिनेशन है, क्या सोच है। सही बात है। दूसरी बात सर, पेरेंट्स, मैं सर बिल्कुल लॉजिकली बात बता रहा हूँ, फेल होने के बाद आपके पेरेंट्स या आपके जो भी गाइडेंस करने वाले हैं उनका क्या स्टैंड रहता है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है सर। मैंने सर स्कूल में भी या जहां भी, जैसे रिजल्ट के बाद पेरेंट्स का भी फोन आए तो उनको कहा है सर, जैसे मान लीजिए सर घर में ही देख लेते हैं, किसी के पापा है अपने बच्चे का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि जी। ये मेरा बेटा है, 2-3 बार एग्जाम दे लिया, पढ़ता लिखता तो है नहीं और घूमता रहता है। जी। तो सर बच्चे के दिमाग पे तो कोई मतलब वो प्रेशर महसूस करता है, वो हाँ अजीब सा हीनता का भाव प्रेशर, फील हीनता करता का है। भाव फील करता है। और साइकोलॉजी के बारे में तो आपसे बेहतर कौन बताएगा, लेकिन उसके अलावा अगर ये कहा जाए सर कि मेरा बेटा है, अगर इसके 10 में से 0 भी आए मैडम या सर तो कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत करेगा। सही बात। सर इस बात का मैंने बहुत बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके भी देखा जी, जी। है। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। 10वीं क्लास में एक लड़की थी ममता बैरवा, 10 में से 0 साइंस में आए तो उसके पेरेंट्स मेरे से मिलने आए। स्कूल में भी सर 10वीं दो या 8वीं दो, कहीं तो मैं फर्स्ट क्लास में भी गया, सर पढ़ाने में मजे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये फेल होगी, पापा कह रहे हैं लड़की के कि इसको कोई पास नहीं करवा सकता। मैंने कहा कि ये पास होगी और अच्छे नंबरों से पास होगी। केवल ये भरोसा सर, 10वीं में भी पास करवाया, 12th में भी 88% और अभी बच्ची महारानी कॉलेज में BA कर। बहुत बढ़िया। तो ये जो चीजें हैं इसका पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना मतलब सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को अपने को भरोसा दिलाना है, चाहे वो विफल हो गया लेकिन अपन उसे कहेंगे तुम कर पाओगे। सबसे ये सबसे महत्वपूर्ण। और सर L1 का रिजल्ट आया, जो बंदा असफल हुआ है, पेरेंट्स तो अब सबके पास तो अपन जाएंगे नहीं, लेकिन सर मैं भी देखता हूँ और लोगों के रेस्पॉन्स भी उसके अकॉर्डिंग। अब बच्चा फेल होके जब धीर सिंह सर के चैनल पर आएगा सर, एकमात्र जगह उसको मिलती है जहां से वो जिंदा खड़ा होकर वापस लड़ने के लिए तैयार होता है सर। और इस चीज का बहुत महत्व है सर। मैं तो मोटिवेशन को सबसे ज्यादा योगदान मानता हूँ। मोटिवेशन में लर्निंग स्टार्ट हो ही नहीं सकती। और सर सीधी सटीक जो गाइडेंस वाली बात है या क्या करना चाहिए, जैसे कोई L1 में फेल हो गया, असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, सबको आई है। सही बात। अब कैसे खड़ा होना है, आप खड़े हो सकते हैं, पेरेंट्स से बात करिए, कोई आपका टीचर है उससे बात करिए, और ऑनलाइन और ऑफलाइन इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ऑनलाइन घर बैठे इतनी बेहतरीन चीजें जो मिल रही है। सही बात है। बस ये थोड़ा ज्यादा हो गया तो सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए टीचर से उनसे गाइडेंस लें। एक अपनी रणनीति फॉलो कीजिए, असफलता से घबराने की आवश्यकता नहीं है, और याद रखना असफलता ही सफलताओं की जननी है। तो किसी भी रूप में तनाव नहीं लें, यही सर का कहना है। मेरे अकॉर्डिंग आज के सेशंस हैं, ग्रेड फर्स्ट के बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर के बच्चों को जनरल साइंस के लिए कैसे क्या बेटर हो सकता है, इसके लिए सर खुद बुकलेट एक अच्छी निकाल रहे हैं। जैसे रेट के समय बहुत अच्छी बुकलेट निकाली थी। और सबसे बड़ी बात जो सर ने अंतिम रूप से कही है वो यही है, विफलताओं से कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा अपने आप को दिलाना है। कोई आपके साथ खड़ा होता है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप से बात करके अपने आप को विश्वास दिलाइए कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। असफलता मिली जरूर है, लेकिन ये असफलता अंतिम नहीं है, याद रखना, क्योंकि सफलता की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो मैं हेमराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इस सेशन के माध्यम से लाखों बच्चे लाभान्वित होंगे। बहुत सीधी और सटीक शब्दों में आपने सब कुछ बता दिया है मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी आपका कोई कमेंट हो, कोई आपका पर्सन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सर के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आपको उसका जवाब मिल जाए। फिर भी सर जुड़े रहते हैं, इनके लाइक दोबारा भी कोई सेशन होगा तो निश्चित रूप से करवा लेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें बताइए और मस्ती के मूड में आने वाली भर्तियों के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।